नमस्कार साथियों, मैं सुधा वर्मा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्रा एकेडमी में। आज हम पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भूकंप के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भूकंप क्या है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी स्थान पर अचानक धरती हिलने लगती है और क्या होता है, घर और इमारतें कांपने लगती हैं। कुछ मामलों में तो क्या होता है, भारी नुकसान भी हो जाता है। कुछ मामलों में भारी नुकसान भी हो जाता है। धरती के इस अचानक हिलने और कंपन करने की घटना होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। तो चलिए अब भूकंप के बारे में समझ लेते हैं कि भूकंप क्या है। पृथ्वी के अंदर चट्टानों में होने वाली हलचल के कारण जब पृथ्वी की सतह क्या होती है, कंपन उत्पन्न होता है। पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो इसे भूकंप कहते हैं। अब आगे समझ लेते हैं। अब एक और सवाल, भूकंप क्यों आता है। तो चलिए अब इससे भी समझ लेते हैं कि भूकंप क्यों आता है। ये प्लेटें जो हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत कई टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है। ये जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, ये कई टेक्टोनिक प्लेटों में बटी हुई है। ये प्लेटें जो हैं, ये बहुत धीरे गति से कार्य करती हैं। और क्या होता है, प्लेटों की गति जो होती है उनसे तनाव बढ़ता है। प्लेटों की गति से तनाव बढ़ता है। और जब इन प्लेटों के बीच में गति के कारण तनाव बढ़ता है तो चट्टानों में अचानक टूटन या तो तनाव के कारण क्या होता है, चट्टानों में टूटन या खिसकाव होता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। तो इसी से क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है। और पृथ्वी में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए भूकंप का प्रमुख कारण प्लेटों की गति और उसमें उत्पन्न तनाव माना जाता है। इस कारण क्या होता है, भूकंप का जो प्रमुख कारण है वो प्लेटों की गति और उसमें उत्पन्न तनाव को माना जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को इसके समझ लेते हैं, फोकस यानी उद्गम केंद्र। अब इसके उद्गम केंद्र को भी समझ लेते हैं। पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां से भूकंप की ऊर्जा या भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी का वह स्थान जहां से क्या होता है, भूकंप की ऊर्जा या भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, उद्गम या फोकस कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं या उद्गम कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ये अधिकेंद्र होता है, अधिकेंद्र जो होता है और ये जो फोकस होता है, ये दोनों क्या है, इसे अधिकेंद्र के साथ मिक्स नहीं करना है। फोकस को और अधिकेंद्र को, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब अधिकेंद्र को भी समझ लेते हैं कि अधिकेंद्र क्या होता है, फिर इसको एक पिक्चर के अकॉर्डिंग भी समझ लेंगे। पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित स्थान को क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। अब इसे समझ लेते हैं। ये हमारी हो गई पृथ्वी की सतह, और पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर ये हमारा हो गया उद्गम केंद्र, फोकस। और इसके ठीक ऊपर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया उद्गम केंद्र, और इसके ठीक ऊपर यहां पर हो जाएगा अधिकेंद्र। ये जो होता है, ये यहां पर ये हमारा हो गया फोकस, उद्गम केंद्र। ये पृथ्वी की सतह हो गई, ये सतह हो गई पृथ्वी की सतह, ये हो गई पृथ्वी की सतह।
और ये जो रहता है ये अधिकेंद्र, ये जो रहता है ये अधिकेंद्र हो जाएगा, अधिकेंद्र या एपिसेंटर। ये हो जाएगी पृथ्वी की सतह और ये हो जाएगा हमारा अधिकेंद्र या एपिसेंटर। और इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा उद्गम केंद्र, फोकस। पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारी हो गई पृथ्वी की ऊपरी सतह, और जो ये यहाँ पर स्थित है इसे क्या कहा जाएगा? एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहेंगे। अधिकेंद्र के आसपास क्या होता है? सामान्यतः भूकंप के झटके अधिक महसूस होते हैं। अधिकेंद्र के आसपास भूकंप के झटके अधिक महसूस होते हैं। तो यहाँ तक के अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगों के बारे में समझ लेते हैं कि भूकंपीय तरंगों के दौरान क्या होता है? जो ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैली होती हैं उसे ही क्या कहा जाता है? भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों के दौरान ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? भूकंपीय तरंगे कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भूकंपीय तरंगे। अब चलिए इन तरंगों के नाम और इनकी विशेषताओं को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी तरंग हो जाएगी? पी तरंग। पी तरंग का क्या अर्थ होगा? पी का क्या अर्थ होगा? प्राइमरी। पी का अर्थ प्राइमरी। सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग। सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग ठोस, द्रव तथा गैस तीनों से होकर गुजरती है। यह क्या होता है? प्राइमरी तरंग जो होती है ये ठोस, द्रव और गैसों से तीनों से होकर गुजरती है। अब दूसरी तरंग को समझ लेते हैं, एस तरंग। अब एस का क्या अर्थ होगा? सेकेंडरी। इसमें क्या होता है? पी तरंगों की तुलना में धीमी होती हैं। क्या होता है? पी तरंगों की तुलना में ये धीमी होती हैं, केवल ठोस के माध्यम से गुजर सकती हैं। इनमें क्या होता है? ये केवल ठोस के माध्यम से होकर गुजर सकती हैं, इसलिए एस तरंगें जो होती हैं वो द्रव माध्यम से होकर नहीं गुजरती हैं। द्रव माध्यम से होकर ये नहीं गुजरती हैं। अब अपनी तीसरी तरंग को समझ लेते हैं, ये होती है सतही तरंगे। ये कौन सी तरंगे होती हैं? सतही तरंगे। इसमें क्या होता है? पृथ्वी की सतह के पास संचरित होती हैं और ये क्या होता है? ये बहुत अधिक विनाशकारी होती हैं। ये बहुत अधिक विनाशकारी होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता कैसे नापी जाती है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? क्या आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए समझते हैं इसे। भूकंप के परिमाण मैग्नीट्यूड को मापने के लिए रिक्टर पैमाने किसका यूज होता है? रिक्टर पैमाने का यूज होता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है। भूकंप के प्रभाव या क्षति को मापने के लिए, भूकंप के प्रभाव या क्षति को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? संशोधित मरकली। संशोधित मरकली होगा यहाँ पर। संशोधित मरकली पैमाने का प्रयोग होता है। मॉडिफाई मरकली स्केल का प्रयोग होता है। इसलिए परीक्षाओं में दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। तो अब इस पॉइंट को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। रिक्टर का यूज, रिक्टर पैमाने का यूज परिमाण मैग्नीट्यूड। रिक्टर का यूज किस लिए किया जाता है? परिमाण मापने के लिए, मैग्नीट्यूड। और मरकली का
मरकली पैमाने का यूज किस लिए किया जाता है? प्रभाव या तीव्रता को नापने के लिए, इंटेंसिटी को मापने के लिए किया जाता है। अब इसके आगे समझ लेते हैं भूकंप के प्रमुख कारण को। अब इसके आगे समझ लेते हैं भूकंप के प्रमुख कारण को। तो हमारा पहला कारण क्या हो जाएगा? टेक्टोनिक प्लेटों की गति जो है ये भूकंप का सबसे पहला और प्राकृतिक कारण है। ये कौन सा कारण है हमारा? ये प्राकृतिक कारण है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति ये मुख्य कारण और सबसे प्रमुख कारण है। अब दूसरा कारण कौन सा हो जाएगा? ज्वालामुखीय क्षेत्रों में मैग्मा की गति और ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। ये जो ज्वालामुखी गतिविधियां हैं इसके कारण भी भूकंप आ सकते हैं। अब तीसरे कारण को समझ लेते हैं, भूस्खलन। अब इसमें क्या होता है? कुछ परिस्थितियों में बड़े भूस्खलन भी स्थानीय कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। क्या होता है? कुछ परिस्थितियों में बड़े भूस्खलन भी स्थानीय कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट को इसके समझ लेते हैं, जो हमारा चौथा कारण हो जाएगा। चौथा कारण हमारा कौन सा होगा? कि कुछ मानवीय जो गतिविधियां होती हैं, जैसे बड़े जलाशयों का निर्माण या भूमिगत गतिविधियां, और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है? भूकंपीय गतिविधियों को ये प्रभावित करती हैं। ये क्या होता है? भूकंपीय गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं, भूकंप के कारण। अब भूकंप के कारण क्या हो सकता है, इसे भी समझ लेते हैं। भूकंप के कारण क्या होता है? भवन और पुल जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, बिजली और संचार की व्यवस्था जो होती है वो भी प्रभावित हो सकती है, और भूस्खलन भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ इधर समझ सकते हैं, समुद्र के अंदर शक्तिशाली भूकंप आने के कारण सुनामी भी उत्पन्न हो सकती है। जान माल की भारी क्षतिग्रस्त होती है, जान माल की भारी क्षति हो सकती है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं, इसकी स्थिति के बारे में समझ लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या होती है। भारत में भूकंप की स्थिति को समझ लेते हैं। भारत में भूकंप की स्थिति को समझ लेते हैं। भारत का बड़ा हिस्सा क्या होता है? भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील होता है, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में। हिमालयी क्षेत्रों में क्या होता है? हिमालयी क्षेत्रों में भूकंपीय बहुत सक्रिय होते हैं, भूकंपीय दृष्टि से बहुत सक्रिय होते हैं। इसके अलावा क्या होता है पूर्वोत्तर भारत में? इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में कुछ अन्य भी भूकंप जो होते हैं भूकंप की दृष्टि से बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। और भारत में भूकंप के खतरे को समझने के लिए देश को अलग अलग भूकंपीय क्षेत्रों में साइमिस जोन में विभाजित किया गया है। किसमें विभाजित किया गया है? साइमिस जोन में विभाजित किया गया है। तो जोन सेकंड हो गया, जोन थर्ड हो गया, और जोन फोर्थ और जोन फिफ्थ हो गया। तो भारत में वर्तमान में भूकंपीय क्षेत्रों में जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ और जोन फिफ्थ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इन सब का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो जोन 5 है, ये जो जोन 5 है ये सबसे अधिक भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र है। जोन 5 जो है ये सबसे ज्यादा जोखिम वाला क्षेत्र है। अब चलिए भूकंप से सावधानी को भी समझ लेते हैं कि भूकंप आने पर क्या सावधानी करनी चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, और क्या करना चाहिए? ड्रॉप, कवर एंड होल्ड को अपनाना चाहिए। मजबूत मेज या डेस्क के नीचे शरण ले लें और उसे क्या करें? अच्छे से पकड़ कर रखें। खिड़कियों, शीशों और भारी जो वस्तुएं हैं उनसे क्या करें? दूर रहें। उनसे क्या करें? दूर रहें। लिफ्ट का प्रयोग ना करें। बाहर हो तो क्या करें? खुले पर जाएं। बाहर हो तो खुले पर चले जाएं। वाहन में हो तो सुरक्षित जगह पर उसे रोक कर
उसके अंदर ही रहें। अब समझ लेते हैं भूकंप के बाद क्या करें। भूकंप के बाद क्या करें, तो आफ्टर शॉक के बाद झटके भी आ सकते हैं, तो उससे भी सावधान रहें। क्षतिग्रस्त इमारत जो है उसमें दोबारा प्रवेश ना करें। गैस और बिजली की सुरक्षा जो होती है उसको सुरक्षित रूप से क्या करें, बंद कर दें और घायलों की सहायता करें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। तो ये सारी चीजें हमें बाद में करनी चाहिए। चलिए अब कुछ परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। अब कुछ इसके क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है? अगर पूछा जाएगा भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, तो फोकस या उद्गम केंद्र कहलाता है। फोकस या उद्गम केंद्र कहलाता है। और अधिकेंद्र क्या कहलाता है? अधिकेंद्र किसे कहेंगे? पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित बिंदु को क्या कहा जाएगा? अधिकेंद्र कहा जाएगा। अधिकेंद्र किसे कहेंगे? पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। अब अपने तीसरे क्वेश्चन को इसी प्रकार समझ लेते हैं। सबसे तेज भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? पी तरंगे। कौन सी तरंगे होती हैं? पी तरंगे। एस तरंग किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है? एस तरंग किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है? द्रव माध्यम से होकर नहीं गुजरती। अब पांचवें क्वेश्चन को इसी प्रकार समझ लेते हैं। भूकंप के परिमाण को मापने के लिए किस पैमाने का नाम पूछा जाता है? किस पैमाने का नाम पूछा जाता है? तो रिक्टर पैमाने का नाम पूछा जाता है। इस पैमाने पर क्या होता है? 0 से 9 तक अंक होते हैं। रिक्टर पैमाने पर क्या होता है? 0 से 9 तक अंक होते हैं। इस पैमाने में 7 से अधिक तीव्रता का भूकंप जो होता है वो विनाशकारी होता है। जो ये रिक्टर पैमाना होता है इसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं और इसमें जो 7 अगर 7 से अधिक हो गया, जैसे ये 9 है तो अगर इसमें 7 से ऊपर चला गया तो वो क्या माना जाएगा? बहुत ही ज्यादा विनाशकारी पैमाना माना जाएगा। छठे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। भूकंप के प्रभाव को मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो ये मरकली पैमाने का यूज किया जाता है। मरकली या इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं इसी प्रकार। भारत का कौन सा भूकंपीय क्षेत्र अधिक जोखिम वाला है? भारत का कौन सा भूकंपीय क्षेत्र अधिक जोखिम वाला है? तो कौन सा है? जोन 5। जोन 5 ये अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी समझ लीजिए। सिस्मोग्राफ किसे कहा जाता है? तो सिस्मोग्राफ किसे कहा जाएगा? तो इसे भूकंप लेखी यंत्र, इसे क्या कहा जाएगा? भूकंप लेखी यंत्र कहा जाता है। इस यंत्र के द्वारा क्या होता है? भूकंप के केंद्र का पता लगाया जाता है। सिस्मोग्राफ वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये भूकंप लेखी यंत्र इसको कहा जाता है। और इस यंत्र के द्वारा क्या किया जाता है? भूकंप के केंद्र का पता लगाया जाता है। भूकंप के केंद्र का पता लगाया जाता है। तो साथियों आज हमने भूकंप से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को विस्तार से समझा।
अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सक्सेस मंत्रा एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली महत्वपूर्ण क्लासेस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ।